चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। रणक्षेत्र में आज हम बात करेंगे कि क्या ईरान और अमेरिका के युद्ध में अब यूएई भी शामिल होने वाला है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने नाटो में फूट डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या यूएई भी ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में शामिल होने की सोच रहा है। दरअसल एक खबर आई है कि यूएई भी ईरान और अमेरिका के युद्ध में अमेरिका का साथ देते हुए ईरान पर मिलिट्री कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल ईरान और अमेरिका का जब युद्ध शुरू हुआ, 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। लेकिन ईरान चूंकि डायरेक्ट अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता था, उसने खाड़ी देशों पे उन जगहों पर हमले किए। शुरुआती दौर में उसने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमले किए, लेकिन बाद में उसने इन खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यूएई इसमें सबसे ज्यादा मार पड़ी है। कुल 2500 मिसाइल सिर्फ यूएई पर ही दागे गए हैं। यूएई का जो पूरी इकोनॉमी है, या यूं कहें उस देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, 3-4 फैक्टर्स पर ही डिपेंड करती है। एक, ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट, टूरिज्म, उसके अलावा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि उसने दुबई, शारजा जैसे शहरों में डेवलप की थी। लेकिन ईरान ने इन सभी शहरों पर मिसाइल्स दागे, वहां के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित किया। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज चॉक्ड होने की वजह से यूएई का जो इस रूट से ऑयल एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में, वो भी काफी हद तक रुक गया है। इसके अलावा ईरान ने यूएई के रिफाइनरीज जैसे ऑयल रिफाइनरीज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया, जहां पे कई रिफाइनरीज पर काम बंद हो गया है। इसकी वजह से यूएई की इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर मिलिट्री कार्रवाई की बात सोच रहा है। बता दें, खाड़ी देशों में अब तक ईरान को लेकर मीडिएशन की ही बात होती थी। अब तक जो खबरें आई हैं उसके अनुसार ईरान और अमेरिका के युद्ध में सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया का समर्थन आता था। इस बात की खबरें पहले भी आई हैं कि सऊदी अरेबिया इस बात का समर्थक था कि अमेरिका ईरान पर हमले करे। सिर्फ हमले ना करे बल्कि हैमर हिटिंग करे, यानी जबरदस्त हमले करे और पूरी रिजीम को बदल दे। यहां तक की है कि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि एक हिस्टोरिक मौका है जब अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज कर सकता है, और वो ऐसा जरूर करे। एक ऐतिहासिक मौका बताते हुए इस युद्ध का हमेशा से समर्थक रहा है। लेकिन खाड़ी के बाकी देश इस युद्ध के इतने समर्थक नहीं रहे हैं। यूएई ने हमेशा मीडिएशन की बात कही है, लेकिन जिस तरह से वक्त के साथ इस युद्ध में ईरान ने इन खाड़ी देशों के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। अब यह खबर आ रही है कि यूएई अमेरिका, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सैनिक कार्रवाई करने की सोच रहा है। यदि हम बाकी खाड़ी देशों की बात करें तो उन्होंने भी हमेशा इस युद्ध में मीडिएशन की बात की, लेकिन ईरान ने हमले किए। जैसे कि ओमान, जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई शुरू की, उससे पहले भी ओमान दोनों देशों के बीच में शांति की बात कर रहा था, मीडिएशन की बात कर रहा था। इवन जो जिनेवा में बैठक हुई, दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव हुए, शांति की जब पहली बातचीत चल रही थी, उसकी अगुवाई भी ओमान ही कर रहा था। लेकिन इस युद्ध में देखा गया कि ईरान ने ओमान में भी हमले किए हैं। इसके अलावा कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी देशों पर ईरान ने हमले किए। ना कि सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर भी हमले किए। ऐसा नहीं है कि ईरान पर हमले नहीं हुए, ईरान पर भी जबरदस्त हमले हुए। ईरान की राजधानी तेहरान में भी हमले हुए हैं। लेकिन इन देशों के बीच में एक बात अब तक के युद्ध में देखी जा रही थी कि खाड़ी देश मीडिएशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि यूएई भी ईरान और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला यानी सैनिक कार्रवाई करने की सोच रहा है। इसके अलावा यूएई के डिप्लोमेट्स भी इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग कर रहे हैं कि ईरान पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत सैंक्शंस लगे, कार्रवाई लगे, ताकि उसकी कार्रवाई जस्टिफाई हो और बाकी देश, एशिया और बाकी देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकें और
एक कलेक्टिव फोर्स के रूप में ईरान पर हमला किया जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक करने के बाद इन सभी खाड़ी देशों की जो तेल एक्सपोर्ट था, यानी तेल का जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता था बाकी देशों में, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ना कि सिर्फ तेल का एक्सपोर्ट, बल्कि ईरान ने जिस तरह से इन खाड़ी देशों के सिविल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया है, उसकी वजह से इन देशों की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। शायद यही वजह है कि अब ये देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहते हैं और उसको खोलने के लिए एक कलेक्टिव इंटरनेशनल कार्रवाई ईरान पर चाह रहे हैं। और खबर इस बात की भी आ रही है कि यूएई के डिप्लोमेट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात की लॉबिंग कर रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो खाड़ी देशों में यूएई पहला देश होगा इस युद्ध में जो ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री कार्रवाई करेगा। अगर ये खबर सही होती है और आने वाले दिनों में यूएई डायरेक्ट ईरान पर मिलिट्री कार्रवाई करता है, तो ये पहला देश होगा खाड़ी देशों में जो कि ईरान पर डायरेक्ट मिलिट्री कार्रवाई इस युद्ध में करेगा। वहां दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए अपने पार्लियामेंट से एक बिल पास किया है और उसको लेकर एक कानून बनाया है। ये तो रही बात खाड़ी देशों में, लेकिन अमेरिका और ईरान का युद्ध अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज या यूं कहें इस युद्ध की आग की लपटें अब नाटो तक पहुंच चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को इस युद्ध में समर्थन की बात कही, लेकिन नाटो के कई देशों ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया। फ्रांस ने अपने बेसिस देने से मना कर दिए, इटली पहले ही मना कर चुका था, स्पेन ने भी मना कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो 35 देशों को लेकर एक बैठक करेंगे, इसमें मिलिट्री प्लानर्स भी होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जा सके। यूके के प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही सीरियसली ये कंसीडर कर रहे हैं कि नाटो से अमेरिका को बाहर किया जाए। देखिए, ये युद्ध अब दो पक्षों में हो गया है। एक, ईरान पर अभी कार्रवाई हो रही है, अमेरिका और इजराइल जॉइंटली जो कार्रवाई ईरान पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी गूंज या यूं कहें इसकी लपटें नाटो तक भी पहुंची हैं, जहां पर नाटो के देश जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उनसे मदद मांग रहे हैं या जिस तरह से वो कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं इस युद्ध में, नाटो के देश उनके साथ समर्थक नहीं बन रहे हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो नाटो से खुद को अलग कर लेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से खुद को अलग करने की बात कही है। वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी नाटो को लेकर काफी अग्रेसिव थे, काफी क्रिटिकल थे। उनका कहना था कि नाटो के देश जो अभी पूरा नाटो है ये अमेरिका के बिना अधूरा हो जाएगा, अमेरिका के बिना इसकी शक्ति कम हो जाएगी और ये उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से करता है। उन्होंने नाटो देशों पे ये भी आरोप लगाया था कि ये उतना नहीं कर रहे जितना इनको करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि नाटो देशों के अपने डिफेंस बजट बढ़ाने चाहिए, जो कि जीडीपी के 5% तक लाने को उन्होंने कहा था। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी नाटो और अमेरिका के बीच में ठनी थी। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से वो अपने मित्र देशों को भी जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से उनको क्रिटिसाइज करते हैं या यूं कहें तंज करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, ये बात तब भी देखी गई थी जब ग्रीनलैंड का मुद्दा उठा था। नाटो के आर्टिकल 5 के अनुसार यह माना जाता है कि नाटो के किसी देश पर यदि हमला होता है, यानी किसी एक देश पर हमला होता है, तो वो हमला सभी देशों पर माना जाएगा और सभी देश कलेक्टिवली मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और जिस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं, नाटो को लेकर हमेशा ही उनके नेगेटिव स्टेटमेंट रहे। वो मित्र देश जो उनका अब तक हमेशा साथ देते आए हैं, अमेरिका का साथ देते आए हैं, उसके खिलाफ भी रहे। उन्होंने कनाडा की बेइज्जती की, उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा था कि मैं इसे ताकत से ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा। उसके अलावा कनाडा को उन्होंने कहा था मैं इसे 51 स्टेट बना दूंगा। और ऐसा कई बार हुआ है कि जो नाटो के मित्र देश हैं उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही शर्मनाक बयान दिए थे, जिसके बाद अब इन देशों ने भी अमेरिका का साथ देना बंद कर दिया है। ये बात सिर्फ ईरान और अमेरिका के युद्ध की बात नहीं है। इससे पहले भी अगर आप ग्रीनलैंड के मुद्दे के ऊपर देखेंगे, तब भी अमेरिका का नाटो के देशों से या यूरोपियन कंट्रीज से
अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का विवाद हुआ था और उसी विवाद के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने बाकी देशों से बिजनेस डील करने शुरू कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और नेताओं को जिस तरह से ये बेइज्जत करते हैं, उन नेताओं के भी जो उनके मित्र देश रहे हैं, उसके बाद वो मदद की उम्मीद करते हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको लगता है कि वो दुनिया में जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, दुनिया वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ऐसा असलियत में होता नहीं है। अमेरिका, नाटो देश या यूं कहें जो यूरोपियन देश हैं, इनका विवाद ग्रीनलैंड के मुद्दे से ही शुरू हो गया था और तभी से ही इन देशों के बीच में खटाव आया था। यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका से धीरे धीरे खुद को अलग करते हुए बाकी देशों से बिजनेस डील शुरू कर दिए थे। उस समय यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच में डील हुआ था, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में डील हुआ था, कनाडा ने चाइना से डील किया था। यह सब तब हुआ जब ग्रीनलैंड के वक्त डोनाल्ड ट्रंप काफी एग्रेसिव थे, उनके बयान नेताओं को बेइज्जत, अपमानित करने वाले थे। तब से लेकर अब तक इन देशों के बीच में मनमुटाव बना हुआ है। जो अभी ईरान का युद्ध है और या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों से मदद मांगी, लेकिन इन देशों ने उसे इट्स नॉट आवर वॉर करते हुए खुद को किनारा कर लिया। बता दें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया के तेल व्यापार का 20% इसी रूट से इंटरनेशनल मार्केट में आता है, जो कि अभी बुरी तरह प्रभावित है। डोनाल्ड ट्रंप इसे खोलने के लिए बाकी देशों की मदद मांग रहे हैं, लेकिन बाकी देश उस तरह से मदद नहीं करना चाहते जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।